अंधेरे के बीच पहाड़ी पर बना सेंट थॉमस कॉलेज बहुत डरावना दिख रहा था। वहीं कॉलेज के पीछे सुहानी उसी बरगद पेड़ के पास खड़ी उसे एकटक देखे जा रही थी। वो उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रही थी जो बरगद पेड़ से आ रही थी, और इस बार सुहानी को वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज बस एक ही बात कह रही थी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे आजाद कर दो। तभी सुहानी उस पेड़ को देखते हुए बोली, कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे फंस गई हो और मैं तुम्हें कैसे आजाद कर सकती हूँ? तो उस आवाज ने सुहानी को जवाब देते हुए कहा, तुम्हें इस पेड़ पर बंधे हुए लाल धागे को। सुहानी इतना ही सुन पाई थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सुहानी ने फौरन पीछे मुड़कर देखा और युवराज को अपने सामने खड़े देखकर हैरान रह गई। युवराज को देखकर सुहानी बुरी तरह से डर गई और फिर उसकी नींद खुल गई। नींद से जगते ही सुहानी ने परेशान होकर अपने आसपास देखा तो वो इस वक्त भी अपने बेड पर ही थी। वो उठकर बैठ गई और अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, फिर से सपना। अगले दिन कॉलेज में सुहानी सबसे पहले कॉलेज के पीछे उस बरगद के पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो गई जहां से उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां पहले से ही एक लड़का खड़ा था। उस लड़के का चेहरा पेड़ की तरफ था और उसकी पीठ सुहानी की तरफ। सुहानी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर सुहानी अपने मन में बोली, यहाँ तो किसी को भी आना अलाउड नहीं है, फिर ये कौन है? सुहानी धीरे धीरे चलकर उस लड़के के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो गई और उस लड़के को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। वो तो बस उस पेड़ को ही देखे जा रहा था। तभी उस लड़के ने पेड़ को देखते हुए कहा, सॉरी सृष्टि, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। के चेहरे का गिल्ट गुस्से में बदल गया और अब सुहानी के चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो युवराज से क्या कहे। तभी युवराज ने अपनी सख्त आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवराज की आवाज सुनकर सुहानी और ज्यादा डर गई और सोचने लगी कि युवराज से क्या कहे। तभी उसे कुछ याद आया और वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, सर, वो मुझे आपको थैंक्स कहना था। युवराज ने अपने उसी रूड अंदाज में पूछा, थैंक्स? लेकिन क्यों? सुहानी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, उस रात मेरी जान बचाने के लिए। तो ये सुनकर युवराज अनजान बनते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन? मैंने तुम्हारी जान कब बचाई? युवराज सुहानी को इस तरह से देख रहा था जैसे इससे पहले उसने सुहानी को कभी देखा ही नहीं था। तो सुहानी उसे याद दिलाने की कोशिश करते हुए बोली, सर, उस रात पुरानी रोड पर जब मैं अकेले हॉस्टल जा रही थी और कोई मेरा पीछा कर रहा था, तब आपने ही मुझे सेफली हॉस्टल तक छोड़ा था। ये सुनकर युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। ये कहकर युवराज वहां से जाने लगा, लेकिन तभी सुहानी ने उसे जाते हुए देखकर कहा, मुझे भी वो आवाजें सुनाई देती है सर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर युवराज के कदम रुक गए और उसकी आंखें गहरी हो गई, लेकिन फिर भी वो बिना पीछे मुड़े कड़क लहजे में बोला, कैसी आवाजें? सुहानी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, इस पेड़ से आने वाली आवाजें जो एक लड़की की है। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे काफी हैरानी हो रही थी, लेकिन वो अपने चेहरे में हैरानी जाहिर नहीं होने दे रहा था। इसलिए वो फिर से सुहानी की तरफ मुड़ा और उसके सामने जाकर खड़ा होते हुए बोला, और क्या कहा उस आवाज ने? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, वो अब मदद मांगती है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी के एकदम करीब जाने लगा, जिसकी वजह से सुहानी को अब युवराज से डर लग रहा था। तभी युवराज ने अपना चेहरा सुहानी के पास ले जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मुझे यकीन हो गया है, तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। ये कहकर युवराज वहां से चला गया और सुहानी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। युवराज जानता था कि सुहानी सच कह रही है, लेकिन वो सुहानी के सामने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उसे भी वो आवाजें सुनाई देती है और सुहानी को उस रात बचाने वाला भी युवराज ही था। सुहानी से बात करने के बाद युवराज काफी परेशान हो गया था। वैसे युवराज खुद को हमेशा दूसरों से दूर रखता था और कभी भी किसी से भी अटैच नहीं होता था, और इस सब की वजह क्या है ये केवल युवराज ही जानता था। लेकिन सुहानी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसे तो सच का पता लगाना ही था। इसलिए उस दिन क्लास खत्म होने के बाद सुहानी जब क्लास से बाहर निकलती तो कॉलेज कैंपस में निशा के बॉयफ्रेंड विवेक को देखकर उसके पास जाकर बोली, हाय विवेक, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। विवेक भी एक स्माइल के साथ सुहानी से बोला, हाय सुहानी, अच्छा तो तुम अपने किसी काम से मेरे पास आए हो? विवेक की बात सुनकर सुहानी थोड़ा एम्बेरेस होकर चुप हो गई,
तो सुहानी को ऐसे देखकर विवेक हंसते हुए बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। पूछो, तुम क्या पूछना चाहती थी? सुहानी ने तुरंत अपना सवाल करते हुए पूछा, ये युवराज सर और सृष्टि की क्या स्टोरी है? ये सुनते ही विवेक सुहानी को चिढ़ाते हुए बोला, क्या बात है? लगता है कोई युवराज सर में इंटरेस्टेड है। विवेक के ऐसा कहने पर सुहानी ने घूरकर उसे देखा, तो सुहानी का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर विवेक सुहानी को शांत कराते हुए बोला, अरे गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर विवेक ने पूरी बात बताते हुए कहा, बात आज से 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले मैंने और निशा ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। तब सृष्टि 2nd ईयर में थी। सृष्टि निशा की रूममेट थी। हॉस्टल का जो बेड अभी तुम्हारा है, वो पहले सृष्टि का था। हमें कॉलेज आते ही पता चल गया था कि सृष्टि युवराज सर से पागलों की तरह प्यार करती है। लेकिन युवराज सर को सृष्टि में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सृष्टि तरह तरह से युवराज सर के करीब जाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन युवराज सर उससे दूर ही रहते थे। इतना कहकर विवेक चुप हुआ ही था कि तभी सुहानी बोली, फिर क्या हुआ? सुहानी का सवाल सुनकर विवेक कंफ्यूज सा होते हुए बोला, फिर पता नहीं क्यों, लेकिन धीरे धीरे सृष्टि अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खोने लगी थी। एक रात हमारी फ्रेशर्स पार्टी थी। उस रात सृष्टि ने सबके सामने युवराज सर को प्रपोज कर दिया। युवराज सर उसकी इस हरकत से काफी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने सृष्टि को सबके सामने बुरी तरह से डांट दिया और खुद से दूर रहने की वार्निंग भी दे दी। शायद इस इंसिडेंट से सृष्टि काफी परेशान हो गई थी। फिर एक सुबह हमें उसकी डेड बॉडी उस बरगद के पेड़ पर लटकी हुई मिली। सृष्टि ने सुसाइड कर लिया था। निशा सृष्टि की रूममेट थी और उससे काफी अटैच थी। निशा पर इस हादसे का काफी बुरा असर पड़ा था, इसीलिए वो युवराज से बहुत नाराज रहती है। सुहानी गौर से विवेक की सारी बातें सुन रही थी और उसकी बात खत्म होते ही वो गहरी सांस लेते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगता है इस एक्सीडेंट में युवराज सर की गलती थी? विवेक कुछ सोचते हुए बोला, निशा से कहना मत, लेकिन मुझे इसमें युवराज सर की कोई गलती नहीं लगती। हाँ, उन्हें उस रात सृष्टि को इतनी बुरी तरह से नहीं डांटना चाहिए था, लेकिन उस लड़की ने युवराज सर को बहुत परेशान कर दिया था। आफ्टर ऑल युवराज सर कॉलेज के प्रोफेसर है, उनकी भी कोई रेपुटेशन है जो सृष्टि की वजह से खराब हो रही थी। विवेक की सारी बात सुनकर सुहानी ने कुछ सोचते हुए कहा, आई थिंक तुम सही कह रहे हो। सुहानी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर विवेक बोला, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक एडवाइस है। सुहानी ने तुरंत क्यूरियस होकर पूछा, कैसी एडवाइस? विवेक हल्की मुस्कुराहट के साथ सुहानी को छेड़ते हुए बोला, आई नो युवराज सर काफी स्मार्ट और गुड लुकिंग है, लेकिन तुम उनके चक्कर में मत पड़ना, वहां तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। विवेक की ये बात सुनकर सुहानी के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो दोनों हंसने लगे। इसी बीच निशा वहां आ गई और दोनों को हंसते हुए देखकर उसने पूछा, ये क्या हो रहा है मेरी पीठ के पीछे? विवेक फौरन बोला, अरे कुछ नहीं, मैं बस सुहानी को एक जोक सुना रहा था। विवेक का जवाब सुनकर सुहानी समझ गई कि विवेक उन दोनों के बीच हुई बातों को निशा को नहीं बताना चाहता, इसीलिए उसने भी इस बारे में निशा से कुछ नहीं कहा। इसके बाद तीनों मस्ती मजाक करते हुए क्लास में चले गए। विवेक की बातों को सुहानी ने टाल तो दिया था, लेकिन उसे अनजाने में ही सही, लेकिन युवराज में काफी दिलचस्पी होने लगी थी। ना चाहते हुए भी हर वक्त सुहानी के दिमाग में युवराज का ही ख्याल रहता था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब सुहानी युवराज को कुछ बेहतर जानने लगी थी, लेकिन युवराज था कि किसी भी लड़की को बिल्कुल भाव ही नहीं देता था, यहाँ तक कि सुहानी को भी नहीं। वहीं 1 महीने बाद भी सुहानी को अभी तक उस पेड़ के सपने आते थे, लेकिन हमेशा उसके सपने बीच में ही टूट जाते थे। और फिर एक रात सुहानी गहरी नींद में सो रही थी और आज भी उसे वही सपना दिखाई दे रहा था। सुहानी सपने में पेड़ के सामने खड़ी थी और हमेशा की तरह उस पेड़ से आती हुई लड़की की आवाज सुहानी को सुनाई दे रही थी। तभी सुहानी ने सपने में उस पेड़ के सामने खड़े होकर पूछा, सृष्टि क्या ये तुम हो? तो उस पेड़ से आवाज आई, हाँ मैं सृष्टि हूँ। सुहानी ने तुरंत फिर से सवाल करते हुए कहा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? पेड़ से आवाज आई, मेरी ये हालत उस विशिंग वेल के साय ने की है, जो पुराने रोड के पास लोगों का शिकार करता है। ये सुनते ही सुहानी हैरान होकर बोली, तो क्या वो कहानी सच है? तुम्हारी मौत की वजह वो साया है? उस पेड़ से आवाज आई, हाँ ये सच है। तो सुहानी ने परेशान होते हुए पूछा, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? सुहानी ने बताया कि वो जानती है सृष्टि को इस पेड़ से आजाद करने का तरीका, जिसे सुनकर युवराज हो गया हैरान। सुहानी की बात सुनकर युवराज पीछे मुड़ा और तेजी से सुहानी की तरफ जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
तुम क्या जानती हो इस बारे में? युवराज का ऐसा रिएक्शन देखकर सुहानी डर गई और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सुहानी को चुप देखकर युवराज ने उसकी बांह को जोर से पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या जानती हो इस बारे में? सुहानी हकलाते हुए बोली, मुझे लगता है कि आज रात इस पेड़ पर बंधा वो लाल धागा खोलने से सृष्टि मुक्त हो जाएगी। ये सुनते ही युवराज ने एक झटके से सुहानी का हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी सुहानी के चेहरे पर टिकी हुई थी। तभी सुहानी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आपको मेरी बात पर यकीन हो रहा है? युवराज को सुहानी की बात पर यकीन था, लेकिन वो इनकार करते हुए बोला, मैं पहले ही कह चुका हूँ, तुम्हें इलाज की जरूरत है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें ये सब सच लगता है, तो तुम्हारा पागलपन दूर करने के लिए आज रात में ये धागा खोल दूंगा। युवराज खुद भी सृष्टि को आजाद करना चाहता था, लेकिन वो इस खतरनाक काम में सुहानी को शामिल नहीं करना चाहता था। युवराज ने पहले भी कई बार सृष्टि को आजाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे रास्ता ही नहीं पता था। अब वो सुहानी के बताए तरीके को भी एक बार आजमाना चाहता था। वो नहीं जानता था कि ये तरीका काम करेगा या नहीं, लेकिन एक और बार कोशिश करने में उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। तभी युवराज की बात सुनकर सुहानी ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये मेरा वहम भी है, तो मैं ही इसे दूर करूंगी। युवराज समझ गया था कि सुहानी आसानी से मानने वालों में से नहीं है, इसलिए उसने सुहानी को समझाते हुए कहा, ठीक है, तुम रात को आकर ये धागा खोल सकती हो, लेकिन सिर्फ तभी जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम इस कॉलेज की स्टूडेंट हो, यहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के किसी और स्टूडेंट के साथ कोई एक्सीडेंट हो। सुहानी ने उसकी इस बात पर कुछ देर सोचा और फिर अपना सिर हाँ में हिला दिया। सुहानी ने तुरंत ही उस पेड़ को देखकर अफसोस के साथ कहा, काश सृष्टि ने सुसाइड नहीं किया होता। तो ये बात सुनकर युवराज धीमी आवाज में खुद से बोला, उसने सुसाइड नहीं किया था। सुहानी युवराज की बात को साफ साफ सुन नहीं पाई, तो उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या आपने कुछ कहा? तो युवराज बात टालते हुए बोला, कुछ नहीं। युवराज के ये कहते ही सुहानी वहां से चली गई, लेकिन युवराज वहीं रुककर उस पेड़ पर बंधे लाल धागे को देखने लगा। युवराज के मन में बार बार बस एक ही सवाल उठ रहा था, और वो सवाल ये था कि सुहानी सृष्टि को कैसे सुन सकती है। शाम के वक्त क्लास खत्म होने के बाद सुहानी और निशा वापस हॉस्टल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी निशा किसी को देखकर अचानक से रुक गई। सुहानी ने निशा को अचानक रुकते देखकर उससे पूछा, क्या हुआ निशा, तुम अचानक रुक क्यों गई? सुहानी का सवाल सुनकर निशा सीरियस टोन में बोली, सवाल बंद करो और मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए निशा रोड की दूसरी तरफ तेजी से जाने लगी और सुहानी भी निशा के पीछे चल दी। तभी सुहानी ने देखा कि रोड के दूसरी तरफ एक लेडी जा रही थी और निशा ने उस लेडी की तरफ अपना हाथ वेव करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस। वो लेडी लगभग 40 साल की औरत थी। उनके शॉर्ट हेयर थे और उन्होंने ब्लू जीन्स, व्हाइट टॉप पहना हुआ था। उनके गले में एक ID कार्ड और हाथों में एक कैमरा था। देखने में वो कोई जर्नलिस्ट लग रही थी। वो लेडी निशा की आवाज सुनकर रुक गई और निशा ने उनके पास जाकर कहा, मैम, आप वही जर्नलिस्ट हैं ना, जो सृष्टि सुसाइड केस कवर करने हमारे कॉलेज आई थी? और वो आपकी ही दोस्त थी ना, जिनका पुराने रोड के पास मर्डर हुआ था? निशा के ऐसे सवाल सुनकर वो लेडी निशा को अजीब सी नजरों से देखने लगी और उस लेडी का रिएक्शन देखकर निशा ने उन्हें समझाते हुए कहा, ओह सॉरी, मेरा नाम निशा है और ये मेरी फ्रेंड सुहानी। हम दोनों सेंट जोसेफ कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं। ये सुनने के बाद भी उस लेडी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो निशा से बात नहीं करना चाहती। वो बार बार परेशान होकर अपने दाएं बाएं देख रही थी। शायद वो किसी ऑटो या टैक्सी का वेट कर रही थी। उस लेडी का निशा को इग्नोर करना निशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वहीं सुहानी भी उस लेडी का ऐसा रिस्पांस देखकर हैरान थी। तभी वो निशा के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, निशा, ये तू क्या कर रही है? तुझे दिखाई नहीं देता क्या कि ये तुझसे बात नहीं करना चाहती? तो निशा ने चिढ़ते हुए कहा, तू बस देखती जा, ये क्या इसके पप्पा भी मुझसे बात करेंगे? तभी निशा ने फिर से उस लेडी के पास जाकर कहा, मैम, मुझे आपसे सृष्टि सुसाइड केस के बारे में बात करनी है। निशा के ऐसा कहते ही वो लेडी पैदल ही आगे बढ़ने लगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस निशा से दूर जाना चाहती हो। वो लेडी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी और निशा उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे पीछे जा रही थी। वहीं सुहानी भी निशा के पीछे चलते जा रही थी। तभी निशा ने उस लेडी के सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, मैम, सृष्टि मेरी रूममेट थी और मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है।
इस केस की इन्वेस्टिगेशन में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। निशा की बात सुनकर वो लेडी रुक गई और कड़क आवाज में बोली, तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? निशा उस जर्नलिस्ट से सृष्टि की मौत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती थी। इसके लिए निशा को उसे कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी था। निशा कोई आइडिया सोच ही रही थी कि वो क्या कहे, तभी उसकी नजर सुहानी पर पड़ी और उसे एक आइडिया आ गया। और निशा तुरंत बोली, जिस रात आपकी फ्रेंड मेरी का मर्डर हुआ था, उस रात पुराने रोड से गुजरने वाली आखिरी इंसान सुहानी थी। सुहानी ने वहां कुछ अजीब देखा था। ये सुनते ही सुहानी और सीमा दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सुहानी निशा को देखकर मन ही मन बोली, क्या ये पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी सीमा ने सुहानी के पास जाकर कहा, क्या सच में तुम मेरी के मर्डर के बारे में कुछ जानती हो? इससे पहले कि सुहानी कुछ कह पाती, निशा ने बीच में बात काटते हुए सीमा से कहा, मैम हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले आपको हमें बताना होगा कि सृष्टि के सुसाइड के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। निशा का सवाल सुनकर सीमा बोली, सृष्टि ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था। सीमा का जवाब सुनकर सुहानी और निशा दंग रह गए और वो हैरानी से सीमा को देखने लगे। तभी सीमा ने आगे कहा, सृष्टि की बॉडी पर जो इंजरी मिली थी, उससे पता चलता है कि उसे जबरदस्ती फांसी पर लटकाया गया था। तभी सुहानी ने झट से सवाल करते हुए कहा, तो ये बात बाहर क्यों नहीं आई? सीमा ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि शिमला के काफी पावरफुल लोग इस केस को दबाना चाहते थे। सीमा निशा और सुहानी के सभी सवालों का सही जवाब दे रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सुहानी उसे उसके दोस्त के मर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली है। सीमा की बात सुनकर निशा बौखलाते हुए पूछा, वो कौन लोग हैं जो इस केस को दबाना चाहते हैं? सीमा ने उन लोगों का नाम बताते हुए कहा, मिस पद। वो इतना ही कह पाई थी कि तभी उसके गले में तेज दर्द होने लगा और उसने कसकर अपना गला पकड़ लिया। इससे पहले कि निशा और सुहानी कुछ समझ पाते, सीमा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सीमा के जमीन पर गिरते ही निशा और सुहानी उसे हॉस्पिटल ले गए और वहां ले जाकर उन्होंने उसे एडमिट करा दिया और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करने के बाद वो दोनों हॉस्टल के लिए निकल गए। डॉक्टर ने सीमा को किसी भी तरह का स्ट्रेस देने के लिए मना किया था, इस वजह से निशा और सुहानी ने उसे और कोई भी सवाल नहीं किया। रात के 9 बजे निशा और सुहानी रोड पर चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था और दोनों अपने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट की मदद से ही रास्ते को देख पा रही थी। तभी सुहानी को अचानक से उसी भारीपन का एहसास हुआ जैसा उस रात पुरानी रोड पर हुआ था। ये एहसास होते ही सुहानी को डर लगने लगा और उसने घबराते हुए निशा से कहा, निशा तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या? निशा ने जवाब देते हुए कहा, हाँ यार, ठंड बहुत लग रही है और भूख तो उससे ज्यादा ही लग रही है। ये सुनकर सुहानी चिढ़ते हुए बोली, अरे वो नहीं इडियट, तुम्हें हमारे आसपास किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा है क्या? ये सुन निशा सुहानी का मजाक उड़ाते हुए बोली, ये लो मैडम को यहाँ भी भूत दिखने लगे। तभी निशा कुछ सोचते हुए आगे बोली, मैं क्या सोच रही हूँ, आज ये आत्मा देखी जाए। हम उसका ऑटोग्राफ लेकर पूरे शहर में उसकी कॉपी बेचेंगे। तुम्हें पता है इससे हम कितने अमीर। निशा इतना ही कह पाई थी, तभी एक काला साया वहां आया और तेजी से उन दोनों के बीच से निकल गया। उस साये के बीच से गुजरते ही निशा और सुहानी वहीं जमीन पर गिर गए। सुहानी जमीन में पड़े अपने आसपास देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घबराहट की वजह से उसकी उठने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी सुहानी ने देखा कि वो साया फिर से उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। ये देखकर डर से उसके हाथ पांव फूल गए और जैसे ही वो साया सुहानी को छूने ही वाला था कि तभी वहां एक तेज कार आकर रुक गई। उस कार के आते ही सब कुछ शांत हो गया और वो साया भी वहां से चला गया। सुहानी की नजर उस कार पर पड़ी तो उसने देखा कि कार से एक लड़का बाहर निकल रहा है। अंधेरे की वजह से सुहानी उस लड़के का चेहरा देख नहीं पाई, लेकिन सुहानी अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट उस लड़के के चेहरे पर फोकस करने की कोशिश करने लगी। तभी उसने देखा कि वो लड़का युवराज दीवान था। युवराज ने सुहानी के पास आकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन सुहानी अभी भी जमीन पर बैठे हुए युवराज को डर और हैरानी से देख रही थी। वहीं जब सुहानी ने युवराज की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया तो युवराज गुस्से में उससे बोला, उठो या सारी रात यहीं पड़े रहना है। युवराज की आवाज सुनकर सुहानी होश में आए और वो युवराज का हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करने लगी। तभी सुहानी ने युवराज से कहा, युवराज सर, आज आपने मुझे फिर से बचा लिया। युवराज ने फिर से अनजान बनते हुए कहा, फिर से? तो सुहानी अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, सर आप मान क्यों नहीं जाते, उस रात पुरानी रोड पर आपने ही मुझे बचाया था। युवराज ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए
निशा की तरफ देखा जो शायद शॉक की वजह से रोड पर ही बेहोश हो गई थी। निशा को देखते ही युवराज ने उसे उठाकर कार की पीछे वाली सीट में लेटा दिया और सुहानी को आगे की सीट में बैठने के लिए बोला कर कार सीधे हॉस्टल की तरफ लेकर चला गया। पूरे रास्ते युवराज खामोशी से ड्राइव रहा था और सुहानी फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। सुहानी बीच बीच में तिरछी नजरों से युवराज को देख रही थी और ये बात युवराज ने भी नोटिस कर ली थी। कुछ देर तक इसी तरह खामोश रहने के बाद सुहानी ने युवराज को देखकर कहा, सर आपको याद है ना, आज हमें वो धागा भी खोलना है। इस पर युवराज ने सीरियस टोन में जवाब दिया, हाँ मुझे याद है। कुछ देर रुककर वो आगे बोला, मुझे अभी भी लगता है तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मैं ही उस धागे को खोल दूंगा। सुहानी ने युवराज की बात से असहमत होते हुए कहा, नहीं मैं भी वहां जाऊंगी। ये सुनकर युवराज ने सुहानी को रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो समझ चुका था कि सुहानी उसके रोकने से रुकने वाली नहीं है। तभी युवराज ने ध्यान दिया कि सुहानी काफी परेशान लग रही है, तो उसने सुहानी से सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम किसी बात से परेशान हो? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? क्या सच है और क्या मेरी इमेजिनेशन है? कभी लगता है कि सृष्टि सच में है और वो मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन कभी लगता है कि मेरा दिमाग ही ये कहानियां बना रहा है। मुझे पता भी नहीं है सृष्टि सच में उस पेड़ में कैद है या ये सब मेरा वहम है। ये सब सुनकर युवराज बोला, अगर तुम श्योर नहीं हो तो फिर वो धागा क्यों खोलना चाहती हो? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, मैं बस ये अपने मन की तसल्ली के लिए करना चाहती हूँ। पिछले 1 महीने से मैं रोज सृष्टि की आवाजें सुनती हूँ और वो मुझसे मदद मांगती है। अगर सृष्टि सच में है तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ और अगर ये मेरा वहम है तो भी मैं खुद को इससे आजाद करना चाहती हूँ। सुहानी की ये बातें सुनकर युवराज ने उससे आगे कुछ नहीं कहा और कुछ ही देर में वो तीनों हॉस्टल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सुहानी निशा को हॉस्टल के अंदर लेकर जाने लगी तो तभी युवराज वहां से जाते हुए बोला, मैं 11:30 बजे तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। तो सुहानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और युवराज वहां से चला गया। तभी कार ड्राइव करते हुए युवराज ने अपने मोबाइल से किसी को कॉल करते हुए कहा, सुहानी शर्मा नाम की लड़की की कल सुबह से पहले नींद नहीं खुलनी चाहिए। ये कहकर युवराज ने कॉल कट कर दिया। आखिर किसको किया था युवराज ने ये कॉल? क्या युवराज और सुहानी सृष्टि को कर पाएंगे उस पेड़ से आजाद, या पर जाएंगे किसी नई मुसीबत में?